हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन से पढ़ाई में। आज हम फाइनली क्लास 11th की एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जो भी आप बोलते हो वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी बहुत डिमांड आ रही थी, काफ़ी बच्चे के पास ये सब्जेक्ट है। हालांकि मैंने अपने टाइम पे ये पढ़ा नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप। अभी मैं बीएड कर रही हूँ तो मेरे बीएड में इसलिए आएगा, बट मैंने इसको काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है। और क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे पास ग्रिप है इस सब्जेक्ट को पकड़ने की। तो आई थॉट कि अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं आपको भी समझा सकती हूँ, तो इसलिए मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ। यूनिट 1 है आपका एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, उसके कंसेप्ट एंड फंक्शंस आपको करना है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे आपके सिलेबस में आ रहे हैं। और मैंने एनसीईआरटी का यूज़ किया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसके नोट्स मटेरियल मुझे अभी मिले नहीं है, तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी में ही काफ़ी सारे हाइलाइट कर दिए हैं पॉइंट्स, और आप उनसे अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन से, जो कि है इसमें एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये वर्ड है ना एंटरप्रेन्योरशिप, इसको ना कई सारे वर्ड्स के साथ रिसेंबल किया जाता है। जैसे एक होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक इंसान, या फिर इसको आप बिजनेसमैन भी बोल सकते हो। और वो इंसान जो है ना कुछ एक आइडिया लेके आता है, एक इनोवेटिव आइडिया लेके आता है। वो सोचता है अरे वाह, ये आइडिया ना मार्केट में चल सकता है, इससे हमारा बिजनेस चल सकता है। तो वो उस आइडिया को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है, कुछ ना कुछ एक्शन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। और उस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो एक जगह लेता है, उस जगह पे वो बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग बनाने के बाद वहाँ पे मशीन्स इंस्टॉल करता है, फिर कारीगर लगाता है, रॉ मटेरियल लेके आता है, अपना प्रोडक्ट बनाता है, मार्केट में सप्लाई करता है, बेचता है, मार्केटिंग प्रोसेस करता है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एंटरप्राइज। एंटरप्राइज इज द आउटकम, मतलब उसका एक ऑफिस बन जाता है। सो ये होते हैं एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर एक इंसान होता है, एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्शन या फिर प्रोसेस होता है, और एंटरप्राइज जो है वो आउटकम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान होता है जो कि कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी एंटरप्राइज अपना स्टार्ट करता है। उसके उसको एक इनिशिएटिव, एक स्टार्टिंग प्लान मिल जाता है, उसके पास एक स्किल होती है, और वो अपनी लाइफ में ना एक सिंपल सा इंसान नहीं रहना चाहता। जैसे कोई जॉब वाला इंसान नहीं रहना चाहता जिसको 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 की सैलरी मिल रही है, वो इतने में खुश नहीं रहना चाहता। उसे और हायर अचीवमेंट्स पाने की लगी रहती है, तो वो इंसान एंटरप्रेन्योर कहलाता है। उसको वो एक ऐसा एजेंट है जो इस समाज में, जो इस सोसाइटी में चेंज लाना चाहता है, और लोगों के लिए अच्छा करने के लिए वो काम करता है। वो अपने अलग अलग ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स लेके आता है ताकि वो बहुत सारा पैसा कमा सके, बहुत सारे लोगों को नौकरी दे सके, और हमारी इकोनॉमी की, और इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उनमें ग्रोथ ला सके। तो ये होता है एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर एक वो इंसान होता है जो कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, खड़ा करता है। मॉडरेट रिस्क टेकर होता है, अपने गोल्स को अचीव करता है, इनोवेटिव होता है, परसुएड करता रहता है, मतलब अपनी चीज़ों को कोशिश करने के लिए ट्राई करता ही रहता है वो, है ना। उसके बाद इंडिपेंडेंट होता है, वो कुछ अच्छा करने की सोचता है। अपनी डेली रूटीन से वो डिससैटिस्फाइड रहता है कि नहीं, मुझे और करना है, मुझे और अच्छा करना है। और अपनी हार्ड लाइफ के साथ वो खड़ा रहता है, डिटरमाइंड होता है। लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होती है, लीडरशिप इन द सेंस कि वो लीड करता है हर चीज़ को। कॉम्पिटिटिवनेस होती है उसके अंदर, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फ्यूचर के ऊपर वो ओरिएंटेड होता है। और वो हमेशा, जैसे उसकी लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कत आती है तो उनका सामना भी करता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो? एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान होता है जो कि अपना बिजनेस खड़ा करता है, और वो किसी भी एक सिचुएशन को, जिससे लोग परेशान हो रहे होते हैं, उस सिचुएशन को समझ के उससे एक अपॉर्चुनिटी निकालता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, जिससे कि जो लोग परेशान हो रहे थे उनको वो सर्व कर पाए। समझ रहे हो? इस तरीके से ही और शी सर्चेस फॉर अ चेंज, वो एक चेंज लाने की कोशिश करते हैं समाज में, और उसके लिए वो काम करते हैं, और इसलिए वो एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर कई सारी मीनिंग्स हैं एंटरप्रेन्योर के, या फिर इसकी डेफिनेशंस भी है। अब एंटरप्रेन्योर एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका क्या है वो वर्ड? एंट्रे प्रेंड्रे, ठीक है, जिसका मतलब है टू अंडरटेक, यानी कि ऐसे इंसान जो कि रिस्क लेते हैं एक नया बिजनेस खोलने में। और ये जो वर्ड है ना एंटरप्रेन्योर, ये सबसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज में आया था 16th सेंचुरी में, और रिचार्ड कैंटलिन
जो कि एक इर्शमैन है, फ्रांस में रहते थे, उन्होंने इस वर्ड को खोजा था। तो ये एंटरप्रेन्योर का था। अब हम बात करते हैं एंटरप्राइज की। एंटरप्राइज क्या होता है? एक एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो कि एंटरप्राइज खोलता है, मतलब अपना एक ऑफिस खोलता है, फिर बिजनेस खोलता है। और किस चीज की वजह से वो अपना ऑफिस खोल पाता है? एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने सोचा कि मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करती हूँ, है ना, बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाने की, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अच्छा पढ़ा पाऊंगी बच्चों को, है ना। तो मैं एंटरप्रेन्योर हो गई। मैंने अपना जो माइंड था वो लगाया यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने में, एक इनिशिएटिव लेने में। तो वो जो मेरा इनिशिएटिव मैंने लिया, तो उसको, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। मैं बोर्ड लेके आई और मार्कर लेके आई, या फिर मैंने और भी चीजें मंगवाई, तो वो होती है एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद मैंने एक स्पेस ढूंढा जहां पर मैं काम कर सकूं, तो वो हो गया मेरा ऑफिस या फिर एंटरप्राइज। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर एक एक्टर होता है, एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्ट होता है, और एक्टर और एक्ट की वजह से एंटरप्राइज बनता है, जो कि आउटकम होता है। जैसे कि एक्टर है अक्षय कुमार, उन्होंने एक्टिंग की टॉयलेट एक प्रेम कथा में, और बन क्या गई? फिल्म बन गई। वैसे ही एक्टर और एक्ट की वजह से एंटरप्राइज बन गई, यानी कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से एंटरप्राइज बन गया। तो एंटरप्राइज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपकी कोई फैक्ट्री होती है, आपका कोई ऑफिस होता है, जहां पर आप क्या करते हो? बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो, और जॉब्स क्रिएट करते हो, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हो, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप करवाते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या वर्सेस है, क्या फिर डिफरेंस है ना। तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो कि रिस्क लेता है, बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ वो डील करता है। यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? आपने बिजनेस में पढ़ा है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, है ना। तो ये सब चीज़ों के साथ वो डील करता है, इनको यूनाइट करता है, और बहुत सारे इनोवेशन करता है। और वो एक ऐसा इंसान है, या फिर काफ़ी सारे लोग भी हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर, जो कि कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से वो चेंज भी लाके लेके आते हैं, एक कुछ नई चीज़ लेके आते हैं मार्केट में, जिसको आप इनोवेशन कहते हो। और इसके अपोजिट एंटरप्रेन्योरशिप वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी गतिविधियाँ होती हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर कर रहा होता है ना। वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करती है मार्केट प्लेस में, रिसोर्सेज इकट्ठा करती है, ताकि उन अपॉर्चुनिटीज़ में हम लगा सकें और हमें मुनाफा हो जाए, और जिससे कि हमारी एक वैल्यू बन जाए। तो ये था आपका एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर देखो, तो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस होते हैं, फिर प्रमोशनल फंक्शंस होते हैं, फिर मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं, और लास्ट में कमर्शियल फंक्शंस होते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम करेंगे एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना, ये रहा, और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है इनोवेशन। ये एक एंटरप्रेन्योर का बेसिक फंक्शन है, और जैसे वो इनोवेटर होता है, कोई भी नई इन्वेंशन या फिर इनोवेशन लेके आता है, तो एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के। यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज का देखना पड़ता है, नया प्रोडक्ट, नई मार्केट और नए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सब कुछ उसको देखना पड़ता है ना, अपनी उस इनोवेशन को सर्च करने के लिए। तो वो क्या कर रहे होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक नई ब्रांच को खोल रहे होते हैं, अपनी नई इनोवेशन को मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी को देख रहे होते हैं कि हम कैसे कैसे इस इनोवेटिव आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो जाए। जैसे कि मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई, स्मार्टफोन्स की, आईपॉड की, इंडक्शन कुकटॉप की, तो उससे क्या हुआ? उनको प्रॉफिट भी हो गया, और मार्केट में कोई नई चीज़ भी आ गई, है ना। तो ये हो गया इनोवेशन। अगला है रिस्क टेकिंग। अब क्या होता है, हर एक एंटरप्रेन्योर की ये एक हैबिट हो जाती है कि वो एक रिस्क को वो फॉलो करते हैं, कि मतलब जैसे उन्होंने सोचा कि हाँ भाई, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अब क्या पता आगे जाके लॉस लग जाए, तो वो रिस्क वो लेते हैं, उठाते हैं, और क्या पता कि जितना बड़ा वो रिस्क ले, उनको इतना ही ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए आगे जाके, है ना। सो यहाँ पर देखो, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉस के लिए, जो कि एक हर एंटरप्रेन्योर उठाता है। अब एक एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या करता है, अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करता रहता है, शेयर्स वगैरह में, है ना, अपना प्रोडक्शन फैलाता रहता है, अपना एंटरप्राइज बड़ा करता रहता है, जिससे कि आगे जाके उसको कम रिस्क उठाने पड़ते हैं, है ना। वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बन जाता है, हाई ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बन जाता है, और वो ये सोचता है कि उसके काम में जो भी रिस्क आएंगे, वो किसी भी तरह बियर करेगा, है ना। तो ये होता है रिस्क टेकिंग। अगला होता है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग।
क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कि एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने कोई आइडिया सोचा कि मुझे ये वाला काम करना है, तो हर उस काम को उन्होंने सोचने के लिए, समझने के लिए सब कुछ लिख लिया, सामान क्या क्या लगेगा उसको ऑर्गेनाइज कर लिया। फिर जैसे मैं ही हूँ, मैंने सोचा कि मुझे एक यूट्यूब चैनल खोलना है, तो मेरे पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, एक पीसी होना चाहिए, माइक होना चाहिए, रिंग लाइट होनी चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, वेब कैम होना चाहिए, टैबलेट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज़ करने लग गई, एक स्पेस होना चाहिए, तो एक ऑर्गेनाइज़ेशन की बिल्डिंग ही बन गई। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे सामान मैं लेके आ गई, वो भी जिसमें मेरे को कम लॉस लगे, जिसमें मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो, और उसके बाद मैंने फटाफट से बिज़नेस को एक्सपैंड करा, कैपिटल लगाई थोड़ी बहुत, और उसके बाद मेरी एक ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो पूरी बन गई इस तरीके से। अगला है, हम बात कर रहे हैं प्रमोशनल फंक्शन, वैसे रियल में मत लेके जाना, मैं बस समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है? प्रमोशनल फंक्शन की अब हम बात करते हैं। सबसे पहला है डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, मान लो उसके दिमाग में कोई आइडिया है कि हाँ यार ये बिजनेस अच्छा है, मेरे बस की भी बात है, और इसकी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में, और मैं ऐसे ऐसे करके यहाँ यहाँ से सामान इकट्ठा कर सकता हूँ, ऐसे करके सप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ से ऐसे आएगा, मेरे पास जगह भी है, उस जगह को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेबर मैं ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख लूँगा, ट्रांसपोर्टेशन का भी हो जाएगा, और हाँ मेरी जान पहचान भी है थोड़ी इस एरिया में, तो मैं कर सकता हूँ, और इसकी मार्केट जो है, डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ वहाँ मैं सप्लाई कर सकता हूँ। तो ऐसे हम आइडिया डिस्कवर कर लेते हैं एक एंटरप्रेन्योर अपने माइंड में, है ना? अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब क्या होता है, जैसे उसने पूरी प्लानिंग कर ली, तो ज़रूरी थोड़ी ना जो चीज़ें उसने सोची है वो रियल वर्ल्ड में भी काम करेंगी। अब वो डिटेल्ड प्लानिंग करेगा कि कितना बिल आएगा, कहाँ से मैं लेबर लेके आऊँगा, कहाँ से रॉ मटेरियल लेके आऊँगा, लाइक गुजरात अहमदाबाद से कहाँ से मशीनरी लगाऊँगा, किधर लगवानी है, और वो हर चीज़ के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा कि जो उसने प्रॉपर प्लानिंग की थी, क्या रियल लाइफ में भी वही चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, कहाँ से उसको फाइनेंस इकट्ठा करना है ना? कहाँ से मुझे लेबर वगैरह मिलेगी, तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है। अगला है असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स। अब उसने जब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर ली, तो अब वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, एक एंटरप्रेन्योर, है ना? वो क्या करेगा, बहुत सारे लोगों को हायर करेगा कि आ जाओ भई, मैंने एक बिज़नेस खोला और इस बिज़नेस में आप मेरा सहारा बनिए। कुछ उसने बहुत ही नया तगड़ा लेके आया है वो मार्केट में, तो वो गवर्नमेंट से पेटेंट राइट्स लेके आएगा, है ना? उसके बाद वो फैक्ट्री साइट डिसाइड करेगा, प्लांट एंड मशीनरी लगवाएगा, रॉ प्रोडक्ट्स लेके आएगा, और कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनलाइज करेगा, और प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। अब भाई कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है ना। अब वो पैसा कहाँ से लाना है, उधारी पे लेना है, या फिर इक्विटी शेयर्स लेने हैं, या फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहाँ से लेना है, वो सब चीज़ें देखनी होती है फाइनेंस वगैरह। नेक्स्ट होता है हमारा मैनेजीरियल फंक्शंस। मैनेजीरियल फंक्शन में आपने आई गेस नहीं, वो 12th में है, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग वाला जो ये है ना मैनेजीरियल फंक्शन, वो सब ये आपके 12th के बिजनेस में आएगा, ठीक है? तो मैनेजीरियल फंक्शन में सबसे पहला आता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, या फिर हु टू डू, है ना? ये सब चीज़ें प्लान करना कि जो भी चीज़ हमने सोची है हम वो कैसे करेंगे, क्या करना है, कौन उसको करेगा, कहाँ हम करेंगे, कब करेंगे, तो होती है प्लानिंग, ठीक है? ये बेसिक मैनेजीरियल फंक्शन है। अगला देखो ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है कि हमें सब कुछ लिख लेना कि हम कहाँ से क्या-क्या करने वाले हैं, हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने लोग हमें कंट्रोल करना है, इस तरीके से हम सब कुछ अरेंज करते हैं जो भी हमने प्लान किया है, ठीक है? अगला होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो हम बिजनेस खोलने वाले हैं उसमें कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कितने लोग चाहिए काम करने के लिए, कितने लोगों की जॉब है, वैकेंसी है ना? नेक्स्ट होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब कि जो चीज़ हमने सोची है, लाइक जो भी चीज़ हमने सोची है कि हम इस तरीके से कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है ताकि हम उस गोल को अचीव कर सकें, तो हम ये देखते हैं कि जो हमने प्लान किया था उसी हिसाब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्या सब लोग ग्रुप में मिलकर काम कर रहे हैं उस गोल के लिए, क्या उस गोल को अचीव करने के लिए सब मिलजुल के काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। अगला होता है लीडरशिप। लीडरशिप मतलब कि एक लीडर होता है, वो उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए सबको लीड करता है कि अब आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है ना? तो ये होता है लीडर, जो कि गाइड करता है, जो कि एक रास्ता दिखाता है ना? काफ़ी सारे लोगों को। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन क्या होता है यहाँ पर देखो, इट कंस्टिट्यूट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है और आजकल के ज़माने में कम्युनिकेशन का लैक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो काम होता है वो सही से नहीं बन पाते है ना। तो कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा सके, है ना। और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी तो आपका जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम किसी भी इंसान से कोई भी काम करवा सकते हैं। अब जैसे मैं यूट्यूब स्टूडियो में कमेंट्स पढ़ रही थी तो बच्चे बोल रहे थे दीदी ये वाली वीडियो बना दो, दीदी वो वाली वीडियो बना दो, नाइस जॉब से। तो मुझे ना मोटिवेशन मिली कि हाँ मुझे आज भी वीडियो बना लेनी चाहिए। तो ऐसे से करके मोटिवेशन जो है किसी भी इंसान से कोई भी काम करा सकती है। नेक्स्ट है सुपरविजन। अब आप देखोगे हर जगह पर एक सुपरवाइजर जरूर होता है जो कि हर एक को इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है। हर एक के काम को वो देखता रहता है, सुपरवाइज करता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं या फिर जितने भी टीम मेंबर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, सबको कोऑर्डिनेट करके ही वो काम करना होता है। अदरवाइज अगर तालमेल नहीं मिली तो आपका वो काम जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ताकि आपके टारगेट्स जो हैं वो अचीव हो जाए। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग इज जो आपने सोचा है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे काम करवाना है, उसको मेजर करना कि वो काम वैसे ही हो रहा है या फिर जो हमने सोचा था उस हिसाब से काम नहीं चल के कुछ दूसरे हिसाब से काम चल रहा है, और उसको ठीक करना है ना। अगर कुछ गड़बड़ी भी चल रही है उसको ठीक करना, सो दैट इज कंट्रोलिंग। ओके, अब हम आ चुके हैं कमर्शियल फंक्शंस पे। वो है सबसे पहला प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो हर एक एंटरप्रेन्योर का मेन की फंक्शन होता ही है। अब चाहे आपका बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो, बड़े होगा तो ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगी, छोटा होगा तो छोटे स्केल पे प्रोडक्शन होगी। मतलब कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज बनाने होते हैं प्रोडक्शन स्टेज में। फाइनेंस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस ही होता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब पैसा आप कहाँ से लाओगे, वो फंड्स आप कहाँ से लाओगे, तो वो चीज़ आपको डिसाइड करनी होती है फाइनेंस में। मार्केटिंग भी इम्पोर्टेंट है। मार्केटिंग में क्या होता है कि आप जो है अपने प्रोडक्ट की, जो आप मार्केट में प्रोडक्ट लाए हो उसकी आप ब्रांडिंग करवा रहे हो या फिर एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो या फिर कुछ ना कुछ। इससे मार्केटिंग से ना एक याद आया, जैसे कि ये फैक्ट पढ़ा था, पुराना भी हो चुका है। रेड बुल कंपनी है, तो उनकी जो है जब वो स्टार्टिंग में आई थी तो उनकी जो ड्रिंक्स है वो बिक नहीं रही थी, है ना। तो उन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या अपनाई थी कि हम जगह-जगह पर अपनी जो कोल्ड ड्रिंक के कैन्स हैं, वो खाली वाले जो कैन्स हैं वो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं या फिर अलग-अलग जगह पे फेंक देते हैं। हम लोगों की नज़र तो पड़ेगी अलग-अलग जगह पे, लोगों को ये लगेगा अरे लोग तो बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं इस ड्रिंक को, तो इसमें कुछ ना कुछ खास बात होगी, हम भी पीते हैं। तो उससे क्या होगा, उनकी सेल्स जो है बढ़ने लगी। तो ऐसे सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो लगाई जाती है एक बिजनेस में, इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ताकि एक बिजनेस की अच्छी सेल्स हो सके, है ना। अब आगे देखो पर्सोनल। पर्सोनल इज कि जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं एक बिजनेस के अंदर। बेसिकली जो एम्प्लॉयज होते हैं वो, उनको हम पर्सोनल में लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, वर्किंग कंडीशन और एक अच्छी वर्क फोर्स मिले ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो पर्सोनल में आती हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग। अब एंटरप्राइज में काफ़ी सारे खर्चे होते हैं, पेटी एक्सपेंसेस भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, और वो हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए, होती है अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब हमें क्या पढ़नी है, नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। अब यहाँ पर देखो मैंने मार्क किया हुआ है कि क्या क्या ज़रूरत है हमें एंटरप्रेन्योरशिप की। तो लाइफलाइन ऑफ द नेशन। अब क्या होता है, किसी भी देश में अगर हमारे देश में बिजनेस नहीं होगा, एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स नहीं होंगी, तो क्या हमारा देश रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। क्योंकि मान लो आप कहीं नौकरी करते हो, तो नौकरी भी किस वजह से कर पाते हो, क्योंकि वो एक बिजनेस खड़ा हुआ है, कोई कंपनी है, कोई गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, आप उसी के अंदर तो जॉब कर रहे हो। अगर वो ही नहीं होंगे, बिजनेस सेटअप्स ही नहीं होंगे या फिर एंटरप्राइजेस ही नहीं होंगे, तो आपको कहाँ से नौकरी मिल जाएगी, समझ रहे हो। तो इसलिए कोई भी कंट्री की प्रोग्रेस नहीं हो सकती एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंटरप्राइज के बिना। हर एक कंट्री यही ट्राई कर रही है कि उसकी जो उसकी खुद की डेवलपमेंट हो, नेशन की डेवलपमेंट हो, हमारा जो देश है वो डेवलप्ड बने।
और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हमारे देश की डेवलपमेंट करवाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। प्रोवाइड्स इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से क्या क्या आता है, हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज़, इमेजिनेशन, विजन्स वगैरह आते हैं। और एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर होता है जो कि नई टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स और मार्केट में वो लेके आता है ना, नई मार्केट प्रोवाइड करता है, बहुत सारे रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी वो बढ़ाता है और देश की डेवलपमेंट में, इकोनॉमी की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। चेंज ऑफ ग्रोथ एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, एंटरप्राइज जो है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में ऑपरेट करता है। आपको पता ही है हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है ना, बदलता रहता है, कभी कोई पॉलिसी आ जाती है, कभी कोई पॉलिसी आ जाती है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्राइज को बदलता रहता है चेंजिंग इन्वायरमेंट में, है ना, क्योंकि अगर कोई इंसान चेंज लाएगा ना और चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से, चेंजिंग माहौल के हिसाब से वो बदलेगा, तभी वो फायदे में रहेगा, नहीं तो आगे जाके सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। In order to meet the challenge of an automation, complexities of advanced technology, there is a need for development of entrepreneurship. So इसलिए हमारे देश में एडवांस टेक्नोलॉजी आए, काफ़ी सारे चैलेंजेस मीट हो, काफ़ी सारे सिचुएशंस या फिर प्रॉब्लम्स जो आ रही हो, उन सबको टैकल करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप आनी चाहिए। इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है किसी भी एंटरप्राइज के इंक्रीज हो सकते हैं, या तो अगर हम उनकी सेल्स बढ़ा दें, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। तो सेल्स रेवेन्यू कैसे हम बढ़ा सकते हैं, वो एंटरप्राइज के हाथ में होता है। एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से, यानी कि जिस भी इंसान के अंदर टैलेंट होता है वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट जो 7 रुपए में बन रहे उसको 5 रुपए में बनाएगा, ताकि उसको प्रॉफिट होता जाए और उससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो होती जाए। एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप कोई भी बिजनेस खोलते हो तो आपको काफ़ी सारे कारीगर चाहिए होते हैं उस बिजनेस को रन करने के लिए, एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। तो आप काफ़ी सारे लोगों को जॉब देने लग जाते हैं, जिससे कि देश में जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो जाती है। सोशल बेनिफिट, सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है बिजनेस खोलने से, क्योंकि वो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो जी पाते हैं, है ना। तो ये होता है सोशल बेनिफिट। अब हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप में ना कई मिथ्स है, कई अंधविश्वास है, वो कौन कौन से हैं। कि स्टार्टिंग अप बिजनेस इज ईजी, नहीं, ईजी नहीं होता कुछ भी, लाइफ में कुछ भी चीज़ ईजी नहीं होगी, आसानी से नहीं मिल जाती, आपको उसके ऊपर निरंतर निरंतर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कुछ ना कुछ सेटअप होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना ईज़ी नहीं होता, कोई भी कंपनी जो है फेल हो सकती है, चाहे उसको कितने भी साल हो गए हों। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट ईज़ी टू स्टार्ट। लेकिन अगर कोई छोटा-मोटा बिज़नेस है तो वो जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू फाइनेंस न्यू बिज़नेस, नो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप चाहे तो, अगर डिपेंड करता है कि आपने कौन-सा बिज़नेस स्टार्ट किया है। हो सकता है कि उसको 1.5 लाख लगे, हो सकता है कि वो सिर्फ़ 10,000 या फिर 5,000 में भी स्टार्ट हो जाए। सो इट डज़न्ट मीन कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले बहुत लाखों की ज़रूरत पड़ती है। स्टार्टअप कांट बी फाइनेंस्ड विद डेब्ट, कि हम उधार लेके किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप उधार भी ले सकते हो, शेयर्स भी ले सकते हो। बैंक डू नॉट लेंड मनी टू स्टार्टअप, नो, इट इज़ नॉट, इट इज़ अनदर मिथ। बैंक्स और बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कीम्स या फिर इंस्टीट्यूशन ऐसे स्टार्ट किए हैं जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को या फिर बिजनेसेस को पैसा देते हैं, ताकि हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स बढ़े, है ना। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट बिजनेस इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब मेरे को लग रहा है कि भाई बैंगल्स बनाने का बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो मैं उसमें घुस जाती हूँ, अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है ना। या फिर मैं सोचती हूँ कि मैं किसी भी लाइक और भी अच्छी इंडस्ट्री में चली जाती हूँ, वहाँ मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर काबिलियत है, तो आप किसी भी ऐसी चीज़ को उठाओगे ना, जिसमें आपको लगता है कि हाँ, मैं इसमें कर सकता हूँ एक्सेल, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके आप कर सकते हैं एक्सेल, ठीक है। अब आगे देखो, द ग्रोथ ऑफ अ स्टार्टअप डिपेंड्स मोर ऑन द एंटरप्रेन्योर्स टैलेंट देन ऑन द बिजनेस ही चूजेस। तो ऐसा भी नहीं है, दोनों एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है। बिजनेस जो उसने चूज किया है उसकी वजह से भी उसकी ग्रोथ के ऊपर ऊपर नीचे ग्राफ हो सकता है, और सेकेंडरी एंटरप्रेन्योर का टैलेंट भी है जो कि ऊपर नीचे जाता रहता है। अगर उसका टैलेंट काफ़ी अच्छा और दूसरी उसने बिजनेस लाइन अच्छी चुनी है, सो दैट्स वाई ग्रोथ और स्टार्टअप उसी के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। मोस्ट एंटरप्राइजेज आर सक्सेसफुली फाइनेंस, ये भी एक मिथ है। सारे जैसे मान लो एंटरप्राइजेस को काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाता है, तो जो फ़ायदा होता है ना वो टॉप लीडर्स मैनेजमेंट में बट जाता है। बाकी नीचे जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनको 10,000, 20,000, 15,000 ऐसी सैलरी मिलती है, ठीक है।
ओके, अब हमें 2-3 चीज़ें और करनी है, जैसे कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और प्रोसेस, बस यही पढ़ना है। उसके बाद हमारा जो सारा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? सो लेट्स बिगिन विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे और कुछ ना कुछ नुकसान होते ही हैं, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पर हम एडवांटेजेस देखते हैं। पहला तो होता है एक्साइटमेंट, हमें ना अगर जैसे हमें कोई समझ में आ जाती है चीज़, जैसे कि हाँ, हमें ये चीज़ स्टार्ट कर लेनी चाहिए, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि रिस्क लेने की बड़ी एक्साइटमेंट लगी रहती है सबको, और बोलते हुए कि रिस्क लेने से नाम बनता है ना। तो जैसे कि स्टीव जॉब ने एप्पल कंपनी छोड़ी और उन्होंने पिक्सार स्टार्ट की, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल वेंचर टर्न आउट हुआ, बहुत साबित हुआ सक्सेसफुल वो, है ना? तो रिस्क लोगे तो काफ़ी सारे एडवेंचर भी आएँगे। अब अगला है ओरिजिनैलिटी। ओरिजिनलिटी का क्या मतलब होता है? सम फील दैट दे कैन ऑफर अ न्यू सर्विस और प्रोडक्ट दैट नो वन, मतलब कि वो कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि हम जो नई सर्विस या फिर हम जो नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, ऐसा मार्केट में कोई भी नहीं ला सकता है ना? अब यहाँ पर देखो, जैसे बिफोर दैट इज आईपैड एंड आईपॉड, ठीक है? अब अगला है इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर जैसे कोई भी इंसान अपना खुद का काम करता है तो खुद का बॉस हो जाता है, खुद के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, अपने बिजनेस के लिए लेता है, जिससे कि उसे मतलब वो किसी के अंडर नहीं होता, अपने दिमाग से चलता है। नेक्स्ट इज रैशनल सैलरी। अब क्या होता है, दे आर नॉट बीइंग पेड फॉर व्हाट दे वर्थ, उन्हें इस हिसाब से पैसा नहीं मिलता कि उन्हें कितना मिलना चाहिए, कितनी उनकी हैसियत है, एंड वो रेदर वर्क ऑन देयर ओन, वो अपने आप ही काम करते रहते हैं और अर्न मनी करते हैं, अर्निंग देयर एफर्ट, मतलब जितने वो एफर्ट्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा उन्हें अर्निंग हो जाएगी, फ्रीडम। अब एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो किसी भी आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं और वो आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है, जैसे कि रिचर्ड ब्रैंसन का स्पेस मिशन का आइडिया। तो उनके पास ये फ्रीडम होती है कि वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? पहली है सैलरी। सैलरी मतलब कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, मतलब डिसएडवांटेज में, तो आप पहले मतलब किसी कंपनी में काम करते थे, तो आपने जो काम किया उसके बदले में आपको पे मिल जाता था और आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट थे। लेकिन अब आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और हर बिजनेस को स्टार्ट करने में, उसको सेटअप करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आपको जो सैलरी आपको रेगुलरली मिला करती है, अब वो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज बेनिफिट, यानी कि आपके पास बहुत कम बेनिफिट्स होते हैं अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो। और वर्क शेड्यूल, मतलब कि पूरा दिन भी लग सकता है अगर आप हाईली कमिटेड हो। वर्क शेड्यूल इसमें फिक्स नहीं रहता, जॉब में फिक्स रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन, आपको सारे बिजनेस सारे डिसीजन अपने बिजनेस के खुद ही लेने पड़ते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर से ऑर्डर्स मिलेंगे, आपको वो काम करना है, आपको हमेशा खुद ही डिसीजन लेने पड़ते हैं, और अगर मान लो आप रॉन्ग डिसीजन लेते हो तो आपको ही असर पड़ेगा या फिर आपके बिजनेस को पड़ेगा। इनकम्पिटेंट स्टाफ, कभी कभी एंटरप्रेन्योर्स को एम्प्लॉयज़ के साथ साथ मिलके काम करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कहाँ से क्या करना है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनकम्प्लीट स्टाफ। नेक्स्ट, अब हमें पढ़ना है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ऑल्दो हर एक एंटरप्राइज अलग होता है, हर एक बिजनेस अलग होता है, लेकिन मोस्टली प्रोसेस जो है वो सब में एक जैसे ही फॉलो होता है। पहला होता है सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि हम जो है, हम पहले ये देखते हैं कि हमें क्या चीज़ करनी अच्छी लगती है, क्या चीज़ हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है, क्या चीज़ हमें बहुत कम वीक, हम उसके अंदर वीक होते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट होता है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या हम इस चीज़ को हम कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई और मुझे लगा कि हाँ, मैं अपने भाई को पढ़ा सकती हूँ, हो सकता है मैं आसपास के बच्चों को पढ़ा पाऊँ, हो सकता है मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ा पाऊँ, हो सकता है मैं कॉलेज के बच्चों को पढ़ा पाऊँ। तो अब मैं आगे देखूँगी कि मेरे पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है, कि मैं स्कूल में जा सकती हूँ, कॉलेजेस में जा सकती हूँ, यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास अपॉर्च्युनिटी है। फिर उसके बाद मैं आइडियाज़ को इवैल्यूएट करती हूँ कि मुझे जाना किस एरिया में है और मुझे उस एरिया या फिर उस रास्ते पे चलने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा, कौन-सा ज़्यादा बेस्ट है। फिर होता है प्लानिंग। उसके बाद मैं प्लान करूँगी, जैसे मान लो मैंने सोचा कि मुझे यूट्यूब के ऊपर एजुकेशनल चैनल खोलना है, उसके बाद मैंने प्लान किया कि मुझे ऐसे-ऐसे करना है, ये रिसोर्सेज़ लगेंगे। फिर उसके बाद मुझे जो पैसा लगाना होगा, वो मैं पैसा भी लगाऊँगी उसके ऊपर, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें लाने में, लाइक रिंग लाइट, वेबकैम, टैबलेट, पेंसिल और भी टेबल, चेयर, इस तरीके से। फिर उसके बाद स्टार्टअप, उसके बाद मैं अपना स्टार्टअप खोलूँगी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बताऊँगी कि मेरा ऐसे-ऐसे चैनल है, आप मेरे चैनल पे से पढ़ सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ होंगी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे ग्रोथ होगी चैनल की, है ना? ग्रोथ होने के बाद
नए-नए एनवायरनमेंट में खुद को ढाला भी जाएगा, स्ट्रैटेजीज़ लगेंगी। उसके बाद आप हार्वेस्ट करोगे, हार्वेस्ट मतलब कि जितनी भी आप मेहनत करते जाओगे उसका फिर आपको बेनिफिट जो है मिलता जाएगा। नए-नए चैलेंजेज़ आते जाएँगे, आप अपने नए काम में और ज़्यादा ग्रोथ करते जाओगे। तो ये आपका बेसिकली यही था आपका पूरा का पूरा चैप्टर एंड आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ये ना पूरी बुक है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये एक ही चैप्टर मैंने अभी आपको दिखाया है इस बुक में। इस पूरे पीडीएफ में पूरी बुक है एंटरप्रेन्योरशिप की, तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में, ठीक है? और मैंने एनसीईआरटी से आपको पढ़ा ही दिया, अब हम धीरे-धीरे बाकी यूनिट्स पे डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप आप अगर आपको ये चाहिए एनसीईआरटी तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर लेना एंड अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।